हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन बिजनेस लॉ पे है और हमने ऑलरेडी 100 MCQs डिस्कस कर लिए थे रिलेटेड टू बिजनेस लॉ। वैसे तो बिजनेस लॉ पे देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे हमने अलग से भी क्लासेस अपलोड की हैं, दैट इज़ एक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी क्लास अपलोड किया है। बट ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है बिजनेस लॉ की, इसमें सारे एक्ट्स हमने मिक्स किए हैं और ओवरऑल इसमें 200 MCQs की हमने ये सीरीज़ बनाई है, जहाँ बहुत सारे हम लोग सेक्शंस भी लर्न कर लेंगे एंड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इन 100 MCQs की क्लासेस नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अब वो क्लासेस ज़रूर से कवर कर लेना। आज हम लोग नेक्स्ट 50 MCQs डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट 50 MCQs डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत सारा मैच द फॉलोइंग बताएंगे। और उन मैच द फॉलोइंग में आप देखोगे ना तो मैक्सिमम सेक्शंस हैं, जो छोटे छोटे रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ से आपको लर्न हो जाएंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंसेस मे बी प्रूव बाय द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बट इम्प्लाइड ऑफर्स कैन बी प्रूव ओनली बाय द ऑर्डर्स, द कंडक्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। ऑर्डर्स की यहाँ बात नहीं होती, बट आपके कंडक्ट से, जो आप काम कर रहे हो उससे, और जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके एविडेंस से ही ये प्रूफ हो जाता है कि ये इम्प्लाइड ऑफर है। और इम्प्लाइड ऑफर मतलब जहाँ पे आपको बोल के कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फिर केस मान लो आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कंडक्टर ये नहीं कहता कि आपको टिकट खरीदनी होगी, आपको पहले से ये बात पता होता है कि हम टिकट का पेमेंट करेंगे और बस हमें वहाँ तक ड्रॉप करेगी जहाँ तक हमें जाना है। क्लियर? तो ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर है। नेक्स्ट, Section 4 and 5 of the Indian Contract Act provide for communication of offer and acceptance and revocation thereof. In this relation, which one of the following is not correct? Communication of offer is complete when it reaches the offeree. Revocation of acceptance is complete when acceptance is posted in favor of the proposer. A proposal may be revoked any time before communication of acceptance. Acceptance may be revoked any time before communication of acceptance. डी रॉन्ग स्टेटमेंट है और कम्युनिकेशन पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो वहाँ हमने टॉपिक भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कंसिडरेशन क्या है? मोटिव फॉर एनी प्रॉमिस, अ प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन, समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। कंसिडरेशन सेकेंड भी है, 4 भी है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, टू पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी कब होती है? जब तीन चीज़ें होती हैं, साउंड माइंड, 18+ एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इफ बोथ आर नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ नन इज डिस्क्वालिफाइड, इफ बोथ हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों ही केसेस में दोनों लोग केपेबल माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग? फॉरेन सोवरेंस होते हैं, एलियन एनिमी भी होते हैं, कन्विक्स भी होते हैं। नन ऑफ द अबव, ये तीनों ही डिस्क्वालिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से। नेक्स्ट, ए अग्रीज टू सेल बी 100 tons ऑफ ऑयल। देर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। द अग्रीमेंट इज बेसिकली वॉइड है अनसर्टेनिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि किस ऑयल की बात करें? मस्टर्ड ऑयल की, कोकोनट ऑयल की, कुछ तो मेंशन होना चाहिए ना। तो जब मेंशन ही नहीं है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, इसीलिए उसको वॉइड माना गया है। नेक्स्ट, A promised B to obtain an employment for him in a public office. B promised to pay 2000 to A for this. B gets a job through A but refuses to pay the money. तो ये किस तरह का अग्रीमेंट है? वॉइड अग्रीमेंट। क्योंकि देखो, जब आप पैसे देकर के जॉब ले रहे हो तो ये तो वैसे भी वैलिड तरीका नहीं है ना, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, और इस तरह के अग्रीमेंट को हम लोग वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं। तो क्या अगर बी पैसा नहीं देगा तो ए उससे रिकवरी कर पाएगा? नहीं, ए उससे कोई रिकवरी नहीं कर पाएगा। करेक्ट आंसर होगा डू नथिंग। नेक्स्ट, which one of the following is not a characteristics of a contingent contract? Performance demands upon a future event, the event must be uncertain, the event must be collateral to the contract. ये तीनों तो सही है। There must be reciprocal promises, ऐसा कुछ भी contingent contract में ज़रूरी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, A gives a recognizance binding him in a penalty of 500 to appear in the court on a certain day. He forfeits his recognizance. He is liable to pay the whole penalty, not liable to pay the penalty, liable to pay partially, none of the above. तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है कि ए अपनी रिकॉग्निजेंस दे रहा है जहाँ पे अगर वो सर्टेन डे पे अपीयर ना करे कोर्ट में तो उस पर 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और बाद में उसने
अपने इस रिकॉग्निजेंस को फोरफीट कर दिया, तो अब इस केस में तो वो लायबल होगा पूरी पेनाल्टी के लिए ना, उसको तो ये पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लायबल टू पे द होल पेनाल्टी। नेक्स्ट, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर, अगर वेजर है तो वॉइड होगा। A valid tender of offer of performance must be made at proper time, made at proper place, made to the proper person. Correct answer होगा D, all of the above. A, dealing in baby food sends samples by train for being exhibited at a consumer product show. Which fact was made known to the railway company? The goods reached the destination after the show was over. A, sued the railway company for damages. A will be entitled to ordinary damages, no damage, exemplary damages, special damages. क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि ए जो कि बेबी फूड्स में डील करता है, उसने सैंपल भेजा है ट्रेन से फॉर बीन एग्जिबिटेड एट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट शो, विच फैक्ट वॉज मेड नोन टू द रेलवे कंपनी। मतलब ए एक कंपनी है, उसने रेलवे कंपनी को ये चीज़ इन्फॉर्म भी किया कि देखो हम ये जो आपको बेबी फूड का सैंपल भेज रहे हैं ये एक एग्जीबिशन में लगना है। द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन आफ्टर द शो वॉज ओवर। रेलवे कंपनी को पता था कि ये जो सैंपल भेजा जा रहा है एग्जीबिशन के लिए है, बट स्टिल क्या हुआ कि ये जो गुड्स है वो लेट पहुंचा, तो इस तरह का डैमेजेस क्या कहलाता है, स्पेशल डैमेजेस, और रेलवे कंपनी स्पेशल डैमेजेस पे करेगी कंपनी ए को। नेक्स्ट, गुड्स का मतलब क्या होता है, इस पर हमने पहले डिस्कशन किया है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होता है जो कि अभी बनना बाकी है, कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेविट इम्पिटर इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सेल अंडर अ पेटेंट नेम, इसमें होता है, इन केस ऑफ सेल अंडर अ ट्रेड नेम में भी होता है, वेदर सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। इस केस में सेविट इम्पिटर अप्लाई नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेविट इम्पिटर ये कहता है कि लेट द बायर बिवेयर। नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट, अगर आपके पास अच्छा टाइटल नहीं है, गुड टाइटल नहीं, तो वो आप किसी और को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, और इस स्टेटमेंट का मतलब है नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। ये बेसिकली कोट इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर आपके पास गुड्स का टाइटल नहीं है तो वो आप कभी भी सेल के टाइम ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर। अनपेड सेलर है ना, तो भले प्रॉपर्टी पास हो गई हो फिर भी वो गुड्स की डिलीवरी को रोक सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Whether sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of seller and the auctioneer knowingly takes any bid from the seller or any such person, तो इस केस में हम लोग सेल को कैसे ट्रीट करेंगे, fraudulent by the buyer। नेक्स्ट, when a check is payable across the counter of a bank, it is called OTC check, open check, cross check, restricted check। open check। Law of contract is a whole of obligation, is a whole of agreement, deals only with such legal obligation which arise from agreement, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। नेक्स्ट, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड हो तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, उसमें आप अपना एडिशनल कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। इफ द कम्युनिकेशन इज मेड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन इट डज नॉट रिजल्ट इन एन अग्रीमेंट। An offer does not lapse if the offerer dies before acceptance, offeree dies before acceptance, acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer। अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी, उसको पता ही नहीं कि ऑफरर अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में ऑफर लैप्स नहीं होगा। एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, 25 सबसेक्शन 3, 25 सबसेक्शन 2। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव क्लॉजेज इन सेक्शन 25, क्योंकि सेक्शन 25 एक्सेप्शन था जहां पे अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड नहीं माना जाता। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड। वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पार्टी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है। वॉलंटरी सर्विसेज अगर रेंडर्ड की गई, अपनी मर्जी से कोई सर्विस रेंडर की गई है, तो उस केस में एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, उस केस में आपका अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी हो तो वो वॉइड नहीं माना जाता। वह हमने एक्सेप्शन में बताया भी था सेक्शन 25 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर नहीं होता है, अनसाउंड माइंड नहीं होता है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉड, मतलब आप जानबूझ के फैक्ट को छुपा रहे हो, तो ये क्या है, फ्रॉड। The validity of contract is not affected by mistake of fact, mistake of Indian law.
A promises B to pay 100 if it rains on Monday and B promises A to pay 100 if it does not rain on Monday. तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है? वेजरिंग अग्रीमेंट। बेसिकली वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जहां पे उस इवेंट के होने या ना होने की चांसेस 50% होते हैं। नेक्स्ट, A borrows from B 500 to bet with C. कैन B रिकवर द अमाउंट ऑफ हिज लोन? नो, वो अपनी लोन अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बेटिंग वगैरह क्या है, ये वेजरिंग अग्रीमेंट है जो कि वैलिड नहीं मानी जाती। नो, द अग्रीमेंट इज वेजरिंग अग्रीमेंट एंड फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हेंस वॉइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? द कोलेट्रल इवेंट इज कंटिंजेंट. The collateral event may be certain uncertain. The contingency event may be the mere will of the promisor. Correct answer होगा A. The collateral event is contingent. कासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहती बट एज पर लॉ उनको एंटर करना पड़ता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा रिलेशंस विच क्रिएट सर्टेन ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. If the performance of the contract becomes impossible because the subject matter of contract has ceased to exist, तो अब इस केस में दोनों ही पार्टीज की कोई लाइबिलिटी नहीं रह जाती. Neither party is liable. क्योंकि जो इस पर्पज से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अब वो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो दोनों ही पार्टी लाइबल नहीं होती. अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स एन अग्रीमेंट टू सेल. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू द बायर अमाउंट्स टू actual delivery? No, symbolic delivery. Right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where he has lost his right of lien, still enjoys his right of lien, either A or B, neither A or B. Correct answer क्या होगा? Still enjoys his right of lien. Next, the Sale of Goods Act 1930 governs the transfer of property in movable property. Property in the goods in the goods Sale of Goods Act 1930 means ownership of goods, क्योंकि property मतलब ownership. Next, right of stoppage in transit may be exercised by the unpaid seller by taking actual possession of goods, giving notice of his claim to the carrier or bailey who holds the goods. Either A or B, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है. चाहे वो नोटिस देके भी कर सकते हैं, एक्चुअल पोजेशन करके भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 13. The Negotiable Instrument Act 1881 came into force on 1st of March 1882. A promissory note must be in writing, unconditional, signed by the maker. Correct answer होगा D, all of the above. Next, the undertaking contained in a promissory note to pay a certain sum of money is unconditional. अगर promissory note की बात करें तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए? Unconditional. A bill of exchange contains an अनकंडीशनल ऑर्डर. अंडरटेकिंग नहीं है, ये बेसिकली क्या होगा? ऑर्डर. चेक बेसिकली क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी बताया कि सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है. द टर्म नेगोशिएबल इन सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 refers to the transfer of a bill of exchange, promissory note or check to any person so as to constitute the person the holder thereof. That is correct answer होगा A. Next, if an instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange, तो उस केस में वो valid instrument होगा, ambiguous instrument होगा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं incomplete है. अभी यही नहीं पता कि promissory note है कि bill of exchange है. If a minor draws, endorses, delivers or negotiates an instrument, such instrument binds all parties to the instrument, including the minor. No, all parties to the instrument except the minor. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी पेबल मस्ट बी सर्टेन. कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए. क्लियर? ये ओवरऑल 50 MCQs थे. तो टोटल 150 MCQs हमने डिस्कस कर लिया और रिमेनिंग 50 MCQs हम नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे. वो 50 MCQs भी बहुत रेलेवेंट है, वहाँ बहुत सारे मैच द फॉलोइंग कराएंगे, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. अब अगर आज के सेशन में कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग बिजनेस लॉ के नेक्स्ट 50 MCQs डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.